आप लोगों को गतिखंड शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला पाठ भारतीय कृष्ण जी का है। पाठ का नाम है भारतीय भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये एक निबंध है जो भारतेंद्र जी बलिया के ददरी मेले में भाषण दिया था, उस भाषण का कुछ अंश है। उन्होंने उस भाषण में हम भारतवासियों को अंधविश्वास और कुरीतियों को त्याग करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करने पर जोर दिया था। उन्होंने उस भाषण में कहा था कि हम हर एक वस्तु के लिए, छोटी छोटी वस्तु के लिए विदेशों में पर न निर्भर रहें, अपने देश में उद्योग धंधे स्थापित करें, मेहनत करें और स्वयं आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से जिससे हमारा देश मजबूत है। अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहे, आयात हम कम से कम करें, आयात ना करें, निर्यात हम करें, अपने देश में निर्माण करें, अपने देश की वस्तुओं का हम उपयोग करें, अपनी भाषा में हम उन्नति करें। इस प्रकार से उन्होंने भारतवासियों को अपने भाषण के माध्यम से प्रेरणा दी। पहले थोड़ा सा इनके जन्म, इनके जीवन के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। वैसे आप लोगों के पास किताब है, उसमें जीवनी जरूर पढ़िएगा और जीवनी के कुछ मुख्य अंश आप लोग कॉपी में लिखिए। भारतेंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। भारतेंद्र जी जो भारतेंद्र युग के प्रवर्तक हैं, भारतेंद्र युग का नाम ही इनके नाम पर पड़ा, क्योंकि इन्होंने हिंदी खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में बहुत अधिक योगदान दिया। इनका जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। वो एक बहुत ही पहुंचे हुए, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। और आगे चल करके इनका विवाह हुआ। 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया। जिससे विवाह हुआ उसका नाम मंडो देवी था। छोटी सी आयु में ही यह क्षय रोग से पीड़ित हो गए और जब क्षय रोग से पीड़ित हो गए तो फिर वो मुक्त नहीं हो सके और 1850 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। 1850 में जन्म हुआ और केवल 35 वर्ष की अल्पायु ही जी पाए। 1850 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। काव्य में, गद्य में तो इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया, लेकिन काव्य इनका ब्रज भाषा में भी रहा। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं नाटक हैं इनके। बच्चों देखिए, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, इस तरह से इन्होंने कई नाटक लिखे। यात्रा वृत्त भी इन्होंने लिखा, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। निबंध संग्रह भी इनका रहा, सुलोचना, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। इस तरह से आप लोग जीवनी इनकी पढ़िएगा बच्चों, ध्यान से 2-4 बार पढ़िएगा और मुख्य पॉइंट की रचनाएं विधा के साथ याद करिए, कॉपी में लिखिए। अब आप आ जाइए पाठ में। पाठ देखिए, शीर्षक ही भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। शीर्षक ही इन्होंने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है
कि हमारे भारत देश की उन्नति कैसे हो सकती है, क्या क्या हम उपाय करें जिससे हमारे देश की उन्नति हो, और क्या क्या कारण है कि हमारे देश की उन्नति नहीं हो पा रही है। अगर ये कारण हमेशा उपस्थित रहें तो भारत देश की उन्नति कैसे हो सकती है। ये दोनों ही भाव हमारे भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसमें ये दोनों ही भाव छिपे हुए हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अगर हम इसी तरह से रहे, ढुलमुल जीवन जीते रहे, निष्क्रिय बने रहे, आलसी अकर्मण्य हम बने रहे, कुमार्ग पर हम चलते रहे, तो हमारे देश की उन्नति कैसे हो सकती है। अगर हम समय को अपने व्यर्थ ही गंवाते रहें, समय का सदुपयोग न करें, अच्छे कार्य न करें, विकास न करें, तो हमारे देश की उन्नति, भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। और दूसरा भाव क्या है जो कुछ उपाय भी भारतीय जी ने सुझाए हैं कि हमें विदेशों से शिक्षा लेनी चाहिए, विदेशों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से कुछ देश बहुत शीघ्रता से, बड़ी तेजी से विकसित किए हैं, जिसमें जापान का नाम आप ले सकते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसके दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी जापान संभला और बड़ी तेजी से विकास उसने किया, और विकास की गति में और भी तेजी से आगे निरंतर बढ़ रहा है। इसका कारण है क्योंकि वहाँ के जो नागरिक हैं वो नागरिक हमारे यहाँ की तरह आलसी नहीं है, कर्मण्य नहीं है, वो समय को व्यर्थ नहीं गंवाते, एक एक पल का वो सदुपयोग करते हैं, अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि हम कैसे विकास कर सकते हैं, कैसे उन्नति कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें भी अपने देश में विकास करने के लिए ऐसे ही दौड़ लगानी चाहिए, अपने दिमाग को दौड़ाना चाहिए। तो अब आइए पाठ में बच्चों कुछ पैराग्राफ जो निशान लगे हुए हैं, किताब में निशान लगे हुए आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ नंबर 1 करके लिखा हुआ है। हम नहीं समझते कि इनको लाजमी क्यों नहीं आती। ऐसे तो बच्चों पाठ पूरा पढ़ते हैं। अब यहाँ हम पूरा रीडिंग खुद नहीं कर सकते क्योंकि समय का अभाव है। वीडियो एक लिमिट में रख करके हमको बनाना है कुछ अवधि में, तो इसमें पूरे पाठ को हम बता नहीं सकते। एक संक्षिप्त सार हमने पाठ का बता दिया बच्चों, आप पूरा पाठ पढ़ लेंगे, ठीक है। हम संकेत डाल दे रहे हैं, हम नहीं समझते। हम नहीं समझते। अब यहाँ से आप आ जाइए, गाड़ी बन रही है। ठीक है, ये देखिए ध्यान दीजिए, किताब में आप लोगों के होगा बच्चों। तीसरा पैराग्राफ है, लेकिन व्याख्या आप लोगों को समझने के लिए पहला। इसमें कुछ अंडरलाइन किए गए हैं। जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें, हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग मेरा चूड़ी की कतवार फेंकने की गाड़ी करते हैं। ठीक है, पूरा पैराग्राफ देख लीजिए। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की डालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसे ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत के काल में की लागत तो विलायत 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही ठीक गति आती है। और आज जब इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों तैयार हैं,
तब हम नीरा चूड़ी के कटवार खेलने की गाली करते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि एक समय ऐसा था जब हमारा देश बहुत ही विकास किया। पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हर तरह से हमारा देश विकसित देश था। उस समय लोगों का चरित्र अच्छा था, लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे, उदारवादी थे, मिलजुल करके रहने की भावना थी। तो उस समय हमारा देश बहुत ही विकास किया था। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, जंगलों में जाकर के, नदी के किनारे गुफाओं के भीतर बैठ करके लोग बड़े बड़े यंत्र लिखे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। जंगलों में पत्तों की कुटिया बना करके, पत्तों का छप्पर बना करके, मिट्टी की दीवार बना करके उस कुटिया में रख करके लोग अपने विकास के बारे में सोचते थे और विकास करने का उपाय करते थे। लेखक कहना चाहता है कि जब हमारे देश में इतना पैसा नहीं था, विकास तो बहुत था, लेकिन धन का अभाव था, किताबों का अभाव था, विज्ञान नहीं था उस समय, वैज्ञानिक रूप से उस समय हमारा देश कमजोर था। आज तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आज विज्ञान का भी सहयोग है, पैसा भी है, तमाम किताबें भी हैं, उपाय भी है, लेकिन वो समय ऐसा था जब इन सब चीज़ों का अभाव था। लोग जंगलों में जाकर के, मिट्टी की कुटिया में बैठ करके, बांस की दूरबीन बना करके और उस दूरबीन से दूर दूर के ग्रह तारों की, ग्रह नक्षत्रों की जो उन्होंने गणना किया, उसकी दूरी जो उन्होंने मापी, वो इतनी सटीक दूरी थी जो आज जब वैज्ञानिक यंत्र हमें उपलब्ध हो गया है, लाखों रुपए से वैज्ञानिक दूरबीन जो हमें उपलब्ध है, उस दूरबीन से भी वो दूरी जो उस समय मापी गई थी बांस के दूरबीन से एकदम सटीक थी, आज भी उसकी दूरी वही वैज्ञानिक घोषित करते हैं। तो आज तो हमारे पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आज अगर हम चाहें तो सही दिशा पकड़ करके हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ही आगे जा सकते हैं, लेकिन हम भारतीय इन सब चीज़ों का और समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज तो हम इतने पीछे होते जा रहे हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे चरित्र में, हमारा चरित्र भ्रष्ट होता जा रहा है। दिमाग में हमारे केवल तमाम गलत बातें ही भरती चली जा रही हैं और हृदय हमारा कठोर होता चला जा रहा है, चरित्र भ्रष्ट होता चला जा रहा है और इस तरह से हम अपने जीवन को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, समय को नष्ट करते चले जा रहे हैं। कहने को तो हम मानव हैं, लेकिन हम पशुवत आचरण कर रहे हैं, पशु से भी बदतर आचरण करते हुए अपने जीवन को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। इसलिए लेखक ने कहा है, ध्यान दीजिए पुस्तक में बच्चों, कि आज जब अंग्रेजी विद्या की लाखों पुस्तकें हमारे पास मौजूद हैं और हजारों यंत्र हमारे पास उपलब्ध हैं, तो भी हम लोग नीरा चूड़ी की कतवार फेंकने की गाड़ी करते हैं। नीरा चूड़ी की कतवार फेंकने की गाड़ी, अर्थात कूड़ा करकट की गाड़ी। जैसे कूड़ा करकट की गाड़ी होती है, लोग उसको जब देखते हैं तो उससे दूर हट जाते हैं। हम अपने जीवन को भी अपने चरित्र से ऐसे ही भ्रष्ट करते चले जा रहे हैं, अपने दुर्गुणों से लोगों को अपने आप से हम दूर करते जा रहे हैं। चरित्र हमारा इतना नष्ट हो गया है कि लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। अगर हम अच्छे बने, अच्छा आचरण करें, अच्छी सोच हो, अच्छे विचार हो, अच्छा व्यवहार हो, समय हमारा उन्नति और विकास करने के मार्ग पर आगे बढ़े,
उपयोग करें समय का, तो लोग हमसे इससे दूर नहीं भागेंगे जैसे एक अखबार फेंकने की गाड़ी से लोग दूर भागते हैं, बल्कि लोग हमारे निकट आएंगे, हमारे आसपास रहेंगे, हमसे सीखेंगे, हमसे जानेंगे और हमारे ज्ञान का लाभ उठाएंगे। लेकिन हम अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करते चले जा रहे हैं और लोग जैसे कूड़ा करकट की गाड़ी से दूर भागते हैं, वैसे हम भी अपने जीवन को बनाते गंदा बनाते चले जा रहे हैं, मैला बनाते चले जा रहे हैं और लोग हमसे दूर होते